प्रियंका एक खूबसूरत चेहरा है, लोगों को अच्छा लगता है, फ्रेश लुक है, लोग आकर्षित होते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको देखते हैं। पर वो ये एडमिरेशन वोट में तब्दील होगा ये ज़रूरी नहीं है। ये कौतूहलवश लोग जाते हैं ज़्यादा कि हम जो है बहुत आराम पसंद ज़िंदगी जीना थोड़ा छोड़ दें। अपने अपने से थोड़ा आगे उठ के आदमी सोचने लगे, थोड़ा समाज के बारे में सोचने लगे। देखिए बहुत छोटी सी बात है, आज से बहुत साल पहले नहीं, 4 साल पहले, 3 साल पहले आप यहाँ के किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, गंदगी का अंबार रहता है। ये तब की बात है जब मुलायम सिंह जी की मुहिम चल रही थी, अंग्रेज़ी हटाओ। तो मैं थोड़ा नाराज़ था, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि उनके पुत्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। कोई ये कहते कि ये चैनल स्वतंत्र है, वो चैनल कुछ नहीं, सब बिके हुए चैनल है, सब पत्रकार क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर इस पत्रकार को कोई बिका हुआ है। हर एक का एक स्वामी, और उस स्वामी का भी एक स्वामी है, और उस स्वामी के स्वामी का भी एक स्वामी है। ये लोग बहुत ध्यान रखते हैं आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप बोलते बहुत हैं और करते कुछ नहीं, जैसे राम। नमस्कार, मेरा नाम सुदीप्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द लोकतंत्र। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़नी शुरू हो गई है। सभी सियासी दल अपने अपने दांव-पेच, अपने अपनी रैलियां, अपने अपने वादे करना शुरू कर चुके हैं। यूपी में आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, कौन सत्ता में दोबारा आएगा, योगी कंटिन्यू करेंगे या अखिलेश योगी को पीछे करेंगे, प्रियंका क्या इफेक्ट दिखा सकती हैं, बसपा क्या असर दिखाएगी, बहुत से सवाल हैं जिसका उत्तर भविष्य में मिलेगा। लेकिन जो कुछ भी चल रहा है, जो समीकरण बन रहे हैं, उसे हम आज ही से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जाने माने पत्रकार, अखबारों में लंबी सेवाएं दे चुके श्री विमल योगी तिवारी जी हैं, जो लखनऊ से हैं। हम इनसे बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के सियासी समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे, पत्रकारिता पे बात करेंगे, समाज पे बात करेंगे, देश के राजनीतिक परिदृश्यों पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद इसके लिए। मेरा पहला सवाल, चूँकि हम चुनाव पे ही बात शुरू करते हैं, उत्तर प्रदेश में आने वाले कुछ समय में किसकी सरकार बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं? कोई विशेष फेरबदल होने की संभावना मुझे तो नहीं लगती। समीकरण नए बन रहे हैं, पर वो तो हर चुनाव में समीकरण नए बनते हैं, और जो समीकरण नए बन रहे हैं उसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो योगी की वापसी करीब करीब तय है। और उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि विपक्ष हमेशा की तरह से एक नहीं है, और जब एकता नहीं होती तो खंडित होता है जनमत, और इस कारण से योगी का ही दोबारा आना करीब करीब तय है। किसान आंदोलन कितना इम्पैक्ट दे पाएगी? लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ था, क्या वो योगी को मुश्किल में डाल सकता है? नहीं, वो कुछ नहीं डालेगा। एक तो पब्लिक मेमोरी बहुत छोटी होती है, वो उसको लोग भूल जाते हैं। और रही बात जो किसान आंदोलन है, वो कितना बनावटी है, कितना असली है, लोग पहचान गए हैं। वो एक सीमित लोगों के बीच में है, एक सीमित दायरे में है, उसका कोई बहुत बड़ा फैलाव नहीं है, तो इसलिए उसका कोई विशेष योगदान नहीं हो सकता। हाँ, निश्चित तौर पर उसकी वजह से समाजवादी पार्टी या आपकी राष्ट्रीय क्रांति दल और ये इन छोटी मोटी पार्टियों को फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो एक होंगे तब तो वो फ़ायदा कुछ चैलेंजेबल हो सकता है, अन्यथा तो एक एक दो वोट ले, एक एक दो सीट लेके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव अभी सुस्त पड़े हैं, लेकिन प्रियंका गांधी को आप लगातार देख रहे हैं, यूपी में बनी हुई हैं, लगातार दौरे कर रही हैं, प्रमुख मुद्दों पे आवाज़ उठा रही हैं, 7 प्रतिज्ञाएं ली हैं उन्होंने, रैलियां उनकी चल रही हैं।
प्रियंका गांधी कितना असर डाल सकती हैं इस पूरे चुनाव में? देखिए ऐसा है ना, 70 साल से हम कांग्रेस को प्रतिज्ञा करते देखते आए हैं। हर चुनाव में उन्होंने प्रतिज्ञा की है, और वो कितने सार्थक रहे हैं उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में, देश जानता है। प्रियंका एक खूबसूरत चेहरा है, लोगों को अच्छा लगता है, फ्रेश लुक है, लोग आकर्षित होते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको देखते हैं। पर वो ये एडमिरेशन वोट में तब्दील होगा ये ज़रूरी नहीं है। ये कौतूहलवश लोग जाते हैं ज़्यादा। देखिए, आपका एक टैग लगा हुआ है कि आप एक समृद्ध परिवार से आई हैं, तो आप महिला में जागरण उत्पन्न कर रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं, बढ़िया है, लेकिन आप सेफ हैं। आप एक ऐसे परिवार से हैं जहां आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मुखर होकर बहुत कुछ बोल सकती हैं। सबके साथ ये चीज़ लागू नहीं होती, सबके ऊपर बंदिशें हैं। तो आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, पर उससे वोट मिलेंगे ये ज़रूरी नहीं है। एक सवाल, आपका लंबे समय से पत्रकारिता में अनुभव रहा है, वर्तमान में भी आप लगातार लिखते रहे हैं, अपने विचार रखते रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक सिनेरियो है, क्या जो जातिगत समीकरण है, क्या यह इम्पैक्ट डालेगा? दुर्भाग्यवश जाति समीकरण हमेशा बीच में आते हैं, और ये एक अच्छा ट्रेंड नहीं है। खुशी की बात यह है कि धीरे धीरे ये लुप्त हो रहा है। बहुत जल्दी ना हो, क्योंकि ये सदियों से ये चला आ रहा है। धीरे धीरे ये लुप्त हो रहा है। पहली बार ये तब लुप्त हुआ था जब मोदी आए, तो सब जाति समीकरण बराबर हो गए। वो दोबारा भी हो सकता है, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं कि जाति की वजह से लोग, अब वो यादव हैं तो हम यादव हैं, वो टेंडेंसी अब ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। लोग ये देखते हैं कि किस में कुशलता है, कौन कुशल है, कुशल शासन कौन दे सकता है। लोग स्थिरता चाहते हैं। जातिवादी है दुर्भाग्यवश, लेकिन बहुत ज़्यादा उनका नहीं। अच्छा, अब मोदी के संदर्भ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में आपकी राय क्या है? अगर वो अच्छे प्रधानमंत्री हैं तो कितने अच्छे प्रधानमंत्री हैं? अगर उनमें खामियां हैं तो क्या खामियां हैं? देखिए, क्योंकि वो इंसान हैं, भगवान नहीं है, इसलिए खामियां निश्चित तौर पर हैं, होनी चाहिए, नहीं तो फिर उनमें और विधाता में अंतर नहीं रह जाएगा। रही बात प्राइम मिनिस्टर का कर्तव्य निभाने की, तो एक वो उनके मन में एक निष्ठा है काम करने की, उनके मन में एक कॉन्सेप्ट है कि उसको हमें प्राप्त करना है, उनके एक गाइडेंस है, उनकी एक सोच है जिसके प्रति वो अग्रसर है, उनका एक एम है। और ऐसा व्यक्ति जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, जो अपना निजी स्वार्थ न सोच के जनमानस का सोचता है, देश का सोचता है, और जो उसके कार्य में झलकता है। क्योंकि देखिए, लोग अंधे नहीं होते हैं। लोग, हम 2 आँख से देखते हैं, जब 2 करोड़ लोग देखेंगे तो 2 करोड़, उससे भी ज़्यादा, तो लोग बहुत निगाह रखते हैं, और लोग बहुत ध्यान रखते हैं आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप बोलते बहुत हैं और करते कुछ नहीं, जैसे राम, तो लोग समझ जाएंगे कि ढपोर शंख है। मोदी, अब लोग कहते हैं मोदी इंटरव्यू नहीं देते। भाई, इंटरव्यू वो इसलिए नहीं देते कि वो तो जनता से डायरेक्ट बात करते हैं। इंटरव्यू प्रेस को वो देता है जिसको अपनी दुंदुभी खुद बचानी, जिसका काम बोलता है वो इंटरव्यू क्यों दे भाई, उसका काम बोलता है, और जिसको जवाब देना है वो जवाब पब्लिक है, और पब्लिक से मोदी सीधा संपर्क करते हैं, सीधा संवाद करते हैं। तो इंटरव्यू नहीं देते, इसलिए ये कहना कि वो इंटरव्यू नहीं डरते, इसका कोई तथ्य नहीं है। पिछले चुनाव में अखिलेश यादव का नारा था काम बोलता है, इस बार उन्होंने कहा 22 में बाइसिकल। आपने कहा मोदी जी का काम बोलता है। योगी जी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि बीते 5 साल में उन्होंने कोई काम नहीं किया। कोरोना काल में योगी जी प्रॉपर मैनेजमेंट तक भी नहीं कर पाए, बहुत सारे लोग मरे, कई सारी तस्वीरें वायरल हुई, गंगा में बहते हुए शवों का, जलती चिताओं का।
तो क्या यह भी इम्पैक्ट करेगा? नहीं, देखिए बहुत सीधी बात है। जो हाहाकार मचा मौत के ऊपर और बीमारी के ऊपर, वो क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग केयरलेस हो गए थे। जब पहली वेव ख़त्म हुई थी या जब शुरू, हम लोग उसके बाद अपने आप को समझने लग गए थे कि हम लोग को तो कुछ हो ही नहीं सकता है। बाज़ार घूमना, सब करना, इधर जाना उधर जाना। अब एक अस्पताल में 400 बेड होते हैं, मान लिया। एक दिन में अगर 4 लाख बीमार पड़ेंगे तो कोई शहर का कोई अस्पताल इतनी इमरजेंसी को नहीं झेल सकता। अमेरिका नहीं झेल पाया था जब उनके यहाँ वेव शुरू हुई थी। तो जब एक साथ इतने लंबे स्तर पर लोग बीमार पड़ेंगे तो भाई मौतें निश्चित होंगी, और हम उसको मैनेज नहीं कर पाई। कहना तो बहुत आसान होता है। आपने, जनता ने उस मैनेजमेंट में कितनी हेल्प करी? मैं ये नहीं कहता कि कुंभ नहाने से कुछ हुआ, लेकिन जो किसानों का आंदोलन था और जो बाकी जलसे और जुलूस निकल रहे थे उसके प्रति, जो रमज़ान हुआ, जो ये सब चीज़ें हुई, हम लोग बड़े बेफिक्र हो गए थे। हम लोगों ने बहुत बेफिक्री दिखाई। मास्क हटा दिए, हाथ में हाथ डाल के मॉल घूमने जाने लगे, मसाज पार्लर जाने लगे, ब्यूटी पार्लर। तो जब हम इतने केयरफ्री हो जाएंगे, अपने को बीमारी को न्योता देंगे आओ, तो फिर ये तो होना ही था। कोई बहुत अचंभे वाली बात नहीं हुई, ये तो होना ही था। भाई आप खुद उसको बुला रहे हो, आपने सारी बाउंडेशन तोड़ दी, आप एकदम स्वच्छंद हो गए जैसे कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है भैया, हैजा होता था तो लोग ऐसे ही बीमार पड़ते, एक साथ हज़ारों पड़ने लगे तो कोई देश में ऐसी जगह नहीं जहाँ पे एक असीमित सुविधा हो कि इसमें आते जाइए आप बढ़ते जाओ, नहीं हो सकता। आप पायनियर में रहे, आपकी पत्रकारिता सफ़र का शुरुआत पायनियर से हुआ। आपने बहुत सारे सरकारों को देखा। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव का पारिवारिक विघटन को किस तरह देखते हैं? देखिए ये तो बड़ा, अब जब सभी परिवार, बर्तन आपस में भिड़ते रहते हैं ना, तो जब सब परिवार वाले ही एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे तो मनमुटाव होना बहुत वाजिब है। इसमें कोई अलग बात नहीं है, ना कोई बहुत विचित्र बात है। ये हमेशा होता है, हमेशा होगा, क्योंकि हर आदमी महत्वाकांक्षी होता है। शिवपाल की अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं, इनकी अब अलग हैं, इनके और बहुत सारे चाचा भतीजा भाई भौजाई लोग हैं। तो ये जो पारिवारिक कला है, आपस का उनका निपटेगा, आपस ही में ये लोग, यही लोग नुकसान झेलेंगे और कोई दूसरा नुकसान नहीं मिलेगा। और पूरे देश में सबसे ज़्यादा लोकतांत्रिक पार्टी कौन सी है? अभी तक तो मुझे तो भारतीय जनता पार्टी लगती है, क्योंकि भाई अब आप बादल की पार्टी को लोकतांत्रिक नहीं कह सकते, आप मुलायम की पार्टी को नहीं कह सकते, मायावती की पार्टी को, किस पार्टी को कह सकते हैं? कांग्रेस को तो कतई नहीं कह सकते, तो भाई डीएमके को नहीं कह सकते, तो बीजेपी बसती है, और तो कोई पार्टी है ही नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसकी है? वो अब्दुल्ला की है। टीएमसी किसकी है? ममता बनर्जी की है। बीजेपी किसकी है? सिर्फ मोदी की नहीं है, वो औरों की भी है, वो राजनाथ सिंह की भी है, उसमें गडकरी भी हैं, उसमें कई लोग हैं। और पार्टियों में और लोग नहीं, बस एक ही दो चेहरे हैं। यही लोकतांत्रिक होने का। एक महत्वपूर्ण सवाल, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ममता बनर्जी की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। आपने पहले बोला विपक्ष एक नहीं है इसलिए भाजपा शक्तिशाली है। क्या विपक्ष एक होने से भाजपा हार सकती है? निश्चित तौर पर हार सकती है, निसंदेह। अगर विपक्ष एक हो जाए तो कोई ताकत ऐसी नहीं हो सकती जो क्योंकि देखिए वोट का जो डिवीज़न हुआ था, ऐसा नहीं था कि मोदी को सारे मिल गए थे, पर वो इस तरह से डिवाइडेड था कि जीत होनी ही होनी थी। अगर विपक्ष एक हो जाता है तो वो बहुत मजबूती से टक्कर दे सकता है, पर बात यह है कि एक हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें सब लोग महत्वाकांक्षी हैं। उनका जीवन अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में ही गुजरा है, तो वो अंत में कैसे मान लेंगे कि कोई और प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए कोई बीजेपी को तो फिलहाल चैलेंज नहीं है।
पत्रकारिता पे बात करते हैं, चूँकि आप लंबे समय तक पत्रकारिता करते रहे हैं और अभी भी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से लिखते रहे हैं। पहले की पत्रकारिता जिस दौर में आप थे और आज के दौर की पत्रकारिता में क्या डिफरेंसेस आए हैं? भाई पहले दौर की हमारे वक्त की पत्रकारिता सरल थी। कलम रहता था हाथ में, का पन्ना रहता था, हमारी साइकिल रहती थी, हम लोग चले जाते थे, नोट करते थे। नोट तभी करते थे जब उसको सुनते थे, तो ध्यान से सुनना ज़रूरी होता था क्योंकि लिख रहे हैं उस चीज़ को। तब लोग थोड़ा डेडिकेटेड हुआ करते थे। मुझे याद है मेरी एक कलीग थी, वो दोपहर में धूप में रिक्शे पे जाती थी मीलों, क्योंकि उसका रिपोर्टिंग करनी होती थी। कोई फंक्शन हो रहा है, कुछ हो रहा है, सबके पास व्हीकल नहीं था। अब वो डेडिकेशन नहीं है लोगों में। अब पत्रकारिता एक तरह की मजबूरी वाली वो बन गई। जो पत्रकार है वो तो कहीं से स्वतंत्र है ही नहीं। कोई ये कहते कि ये चैनल स्वतंत्र है, वो चैनल, कुछ नहीं, सब बिके हुए चैनल है, सब पत्रकार क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर इस पत्रकार को कोई बिका हुआ। हर एक का एक स्वामी है और उस स्वामी का भी एक स्वामी है और उस स्वामी के स्वामी का भी एक स्वामी है। तो सबको अपने अपने स्वामियों को रिपोर्ट करना पड़ता है। उनकी एक फिक्स मार्गदर्शन होता है, उसके हिसाब से उनको चलना पड़ता है। तो जब मार्गदर्शन है, चलना है, बंदिशें हैं और रोकथामें हैं, तो स्वतंत्रता कहाँ है? तो स्वतंत्रता है ही नहीं। पत्रकारिता चौथा पिलर है। हम 4 स्तंभों की बात करते हैं। देश की आज़ादी के बाद एक लंबा अरसा बीत गया है, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं वह आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हम अभी भी गरीबी से जूझ रहे हैं, बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। परिवर्तन कैसे होगा जब सब कोई एक दूसरे को संतुष्ट कर रहा है, चीज़ें बस चलाई जा रही हैं? ऐसे में परिवर्तन कब हो, कैसे हो, कहाँ से हो? परिवर्तन होने के लिए तो पहले हम लोग को अपने में परिवर्तन लाना होगा कि हम जो है बहुत आराम पसंद ज़िंदगी जीना थोड़ा छोड़ दें। अपने से थोड़ा आगे उठ के आदमी सोचने लगे, थोड़ा समाज के बारे में सोचने लगे। देखिए बहुत छोटी सी बात है, आज से बहुत साल पहले नहीं, 4 साल पहले, 3 साल पहले आप यहाँ के किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, गंदगी का अंबार रहता था। आज वो चीज़ नहीं है। आज कोई फेंकता है तो दूसरा उठा के कहीं और डाल दे। एक ये जागरूकता आनी शुरू हुई है, तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अब चीज़ें पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज है। जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। हम लोग जागरूक नहीं हैं। हम लोग अपने आराम पसंद की वजह से जागरूक नहीं है। और कहीं ना कहीं इसका श्रेय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि उन्होंने ही स्वच्छ भारत अभियान जैसे कालजयी, मैं इसको कालजयी मुहिम मानता हूँ, इसकी शुरुआत की थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ही मोटिवेट किया। मेरे ख्याल से जब से ये प्रजातंत्र मेरे देश 70 साल से हो, पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर जिसने लोगों को मोटिवेट किया है किसी काम के लिए, तो नरेंद्र मोदी है। इंदिरा गांधी दबंग प्राइम मिनिस्टर थी। मोटिवेशन उन्होंने एक ज्योग्राफी बनाई, एक भूगोल का निर्माण जरूर किया, पर एक देश को किसी चीज़ के लिए मोटिवेट किया वैसा काम नहीं था। वो तो लोग उनकी बहादुरी की, भाई वो सेना जीत गए। मोटिवेशन मोदी ने किया। मोदी ने लोगों में जागरूकता उत्पन्न करी। लोग कहते हैं मोदी हिंदू पक्षधर है। कभी मोदी ने किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करी। उन्होंने सिर्फ हिंदू को जागरूक बनाया कि यार तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारे ट्रेडिशंस इतने रिच हैं, उनको क्यों भूल गए हो? उनको याद करो, उन पे गर्व करो। बहुत प्रधानमंत्री हुए, कोई मुसलमान प्रधानमंत्री हुए, सब हिंदू हुए, तो मोदी में ऐसी क्या खास बात है? क्योंकि मोदी एकमात्र वो प्रधानमंत्री हैं जिनको हिंदू कहने में शर्म नहीं आई। उन्होंने सीना ठोक के कहा मैं हिंदू हूँ। बस इसी से फर्क पड़ गया। कई प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल आपने देखे हैं। इतिहास नरेंद्र मोदी को कैसे देखेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी को लोग इसलिए याद नहीं करेंगे कि इन्होंने एक विस्टा कॉम्प्लेक्स बना दिया, या इसलिए कि धारा 370 हटा दी।
ये हैं, इसको लोग भूल नहीं सकते। इनको लोग इसलिए याद करेंगे, इन्होंने देश में जागरूकता उत्पन्न करी, एक सोए समाज को झिझोड़ के जगाए और कहा उठो सारथी, उठो, तुम्हारे सामने अभी मैदान है, तुमको बहुत आगे जाना है, पुरानी उनको छोड़ो, आगे देखो, तुम्हारा अतीत बहुत सुहावना रहा है, अपने अतीत पे गर्व करो। हमारे कोई प्रधानमंत्री हमारे अतीत की इस तरह से याद नहीं दिलाते थे कि हिंदुत्व को थोड़ी जागरूकता मिले। वो जिस नींद में चला गया था उसको उससे झकझोर के जगाया जाए कि जागो। इसके लिए देश याद करेगा। उन्होंने देश को जागृत किया। पत्रकारिता का समृद्ध इतिहास रहा है। हमने जब शुरुआत में बात की थी तो मोरल और इथिक्स पे हम बात कर रहे थे। आज के दौर की पत्रकारिता में इसकी कितनी कमी आप देखते हैं? और एक अगर मैं सुझाव पूछूं कि वर्तमान में मौजूदा समय में पत्रकारों को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। हम केवल सत्ता की कठपुतली बन के रह गए हैं। हम सत्ता बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। हमारा नागरिकों से एक जो कनेक्शन था वो कट गया है। कैसे ये पुनः स्थापित हो? कैसे हम देश के लिए अब काम कर पाएँ? कैसे होगा? देखिए, पत्रकारिता का मुख्य काम अपना जजमेंट देना नहीं होता। पत्रकारिता का मुख्य काम होता है किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, देखना कैसे घट रही है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, वो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, ये काम पत्रकार का नहीं है। पत्रकार का सिर्फ रिपोर्ट करना कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जब आप समाज सुधारक बन जानते हैं, जब आप किसी मुहिम में जुट जाते हैं, तब आप पत्रकार नहीं रह जाते हैं। आपका काम लोगों को हाथ पकड़ के चलाना नहीं है, लोगों को बताना मात्र है कि ये हुआ। आपका काम तथ्य से डील करना है। आप जिस दिन अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हो जाएंगे कि आपका काम है सत्य बताना और सत्य बोलना जो हुआ है, बिना किसी मिश्रण के, तब आप एक नेक पत्रकार बन जाएंगे। यही एक तरीका है। प्रो मोदी मीडिया और एंटी मोदी मीडिया, इस पे आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर ये कुछ ऐसी चीज़ है जो हर जगह है। और अब रही बात प्रजातंत्र में, तो ये तो हमेशा रहेगा, ये जा नहीं सकता। कोई सत्ता पक्ष के, कोई पक्ष में रहेगा, कोई विपक्ष में रहेगा, ये रहेगा। इससे ये अच्छा है बुरा, तो ये तो वही बात हो गई कि कितना स्वतंत्र है पत्रकार। तो मैंने पहले भी कहा, पत्रकारिता उस तरह से स्वतंत्र नहीं रही। हर पत्रकार का एक कोई वो नियम है, कोई उसके पास गाइडलाइंस दी गई है, उसको फॉलो करना है, पॉइंट से उनको सपोर्ट करना है, व्यक्ति है उसको सपोर्ट करना है। तो जब आप सपोर्ट और डिक्राई में करने लगेंगे, किसी का सपोर्ट करना, किसी को नहीं सपोर्ट करना, तो जब आप पार्शली नहीं रहे तो आप पत्रकार कहाँ रहे? आपने पत्रकारिता काफ़ी टाइम की है, कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा राजनीति से जुड़ा हुआ जो आप शेयर करना चाहते हो? अब शायद ये तब की बात है जब मुलायम सिंह जी की मुहिम चल रही थी, अंग्रेज़ी हटाओ। तो मैं थोड़ा नाराज़ था, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि उनके पुत्र ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं। तो मैं अक्सर अपने उसमें इसकी बुराई करता था कि ये तरीका गलत है, क्योंकि आपकी कथनी करनी में जब अंतर हो जाता है तो लोग मुझे खटकने लगते हैं। तो एक बार मेरे पास फ़ोन आया था सचिवालय से, कोई शायद मुलायम सिंह के रहे होंगे, मैं जानता हूँ। उन्होंने कहा था, आप क्यों नाराज़ हैं नेताजी से? तो मैंने कहा था, मैं बड़े आदमी से नाराज़ कहाँ, बस मुझे उनकी कुछ बात पसंद नहीं है। कथनी करनी एक होनी चाहिए। आपका बेटा ऑस्ट्रेलिया में और आप यहाँ अंग्रेज़ी के खिलाफ भाषण दे रहे हैं, आगजनी करा रहे हैं, तो ये तो निरंकुशता है, ये अच्छा नहीं। पहले पॉलिटिकल लीडर्स और पत्रकारों के बीच एक अजीब संबंध था, एक सामंजस्य था। आज ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, सामंजस्य तो आज भी है, पर आज का सामंजस्य जो है वो बड़ा कुटिल है। पुराना सामंजस्य जो था वो मित्रता वाला था,
आज का सामंजस्य जो है वो तू मेरे लिए कर, मैं तेरे लिए करूं। इंग्लिश में एक वर्ड होता है पाव वाव, एक भालू दूसरे का पीठ खुजाता है, दूसरा दूसरे का पीठ खुजाता है। तो ये जो आजकल की जो मित्रता है ना, ये गिव एंड टेक वाली मित्रता, ये मित्रता नहीं है। और तो क्या इससे देश को नुकसान नहीं है? भरपूर नुकसान है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ फ़ायदा पत्रकारों का है, वो भी मुट्ठी भर पत्रकारों का जो इसमें लिप्त है। बाकी तो असली जो इस क्षेत्र में जुड़ रहे हैं वो तो पिस रहे हैं, वो कहाँ है, उनकी तो कोई पूछ ही नहीं है। चलते चलते आखिरी सवाल, पुनः यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर योगी जी को आप कितना नंबर देंगे? भाई देखिए, योगी जी की मैं कई चीज़ों से सहमत नहीं हूँ, पर मुझे योगी जी की कुछ चीज़ें बहुत पसंद आई। जैसे उन्होंने जब लोगों को, जो हुड़दंगी थे, उनका फ़ोटो काट काट के चिपकाया सब जगह, विरोध हुआ। शुरू में मुझे भी लगा गलत है, लेकिन यही तो अमेरिका में होता है। जो वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल में घुसे थे, उनके पोस्टर लगा रखे थे, और ये बहुत ज़रूरी तरीका था। आदमी को चिन्हित करिए कि ये है जिसने देश में अराजकता फैलाई, ये अच्छा तरीका था। आपने गलत संपत्ति वालों के ऊपर बुलडोज़र चलाया, मेरा पूरा समर्थन आपके साथ है। हाँ, ये किसी भेदभाव के नहीं होना चाहिए। अगर ए का है तो बी का भी गिरना चाहिए, सी का भी गिरना चाहिए, सबका। और मेरे ख्याल से, और रही बात कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था ठीक है, कुछ दुखदाई घटनाएं हुई है, लेकिन इतने बड़े स्टेट में होती रहती हैं। अब दुखदाई है, लेकिन योगी ने अच्छा काम किया। सिर्फ योगी की बात ना हो, हम अखिलेश को पूछें। अखिलेश यादव, बसपा की मायावती और कांग्रेस की प्रियंका, ये 4 प्रमुख लोग हैं, योगी, अखिलेश, प्रियंका और मायावती। मुझे मायावती ज़्यादा क्या? पसंद है। मुझे अगर बीजेपी न रहे, मुझे कोई चुनने कहे, तो मैं मायावती, अखिलेश और प्रियंका में मायावती को चुनूँगा। अखिलेश को तो मैं नहीं चुन सकता, क्योंकि वो तुष्टीकरण वाले व्यक्ति हो चुके हैं और वो बड़ा जाहिर हो चुका है। कांग्रेस का इसलिए नहीं, क्योंकि ये तो छटपटाहट है, या इनकी अपने को जागृत करने की कोशिश है। तो जो मन में आ रहा सो बोल दे रहे हैं। कितने सिंसियर हैं सब जानते हैं, सब पंजाब में देख रहे हैं, राजस्थान में भी देख रहे हैं। तो इन सब में सबसे अच्छी तो मुझे मायावती ही लगती है, अगर मुझे चुनने को कहा जाए तो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना समय दिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री विमल योगी तिवारी जी थे। हम बहुत सारे मुद्दों पे आगे लगातार बात करेंगे, आपसे बने रहेंगे। यूपी के चुनाव को स्पेशली हम बहुत तवज्जो देते हुए कवर करेंगे। क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या सिनेरियो हो रहा है, कौन सा दल आगे जा रहा है, कौन सा दल पीछे जा रहा है, जनता किसे चाहती है, जनता किसे खारिज करना चाहती है, सब पे बात होगी। देखते रहिए द लोकतंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद।